Hello everyone, this is CA Rishikesh Yadav, your coach, your mentor in your CA journey. सबसे पहले I'll give some introduction of myself and फिर आगे बात करते हैं CA इंटर ऑडिट सब्जेक्ट की. A short brief introduction of myself. I'm CA Rishikesh Yadav. I cleared my CA at all three levels in the first attempt at the age of 21. इन बोथ इंटर एंड फाइनल मेरा ऑडिट में एग्जाम्शन आया था एंड उसका रीजन बहुत सिंपल है कि मैंने ऑडिट रट्टा नहीं मारा था बल्कि ऑडिट को ऐसे समझा था और ऐसे प्रैक्टिस किया था जिससे मुझे ऑडिट का कभी फियर डेवलप ही नहीं हुआ एंड इसी के वजह से मैं जब कोचिंग में आया उस वक्त मेरा सबसे पहला थॉट अगर कोई आया सब्जेक्ट चूज करने का तो दैट वाज ऑडिट. डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि आज के तारीख में ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सब्जेक्ट माना जा रहा है and for obvious reason because of the passing percentage of that subject. People have studied from multiple teachers, have went through multiple books, सब कुछ करके देख लिया बट सर ऑडिट में स्कोर नहीं आ रहा और इसका मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज जो इंडस्ट्री में बहुत सारे टीचर्स है. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, देयर आर वेरी गुड टीचर्स आउट देयर एंड आई एम जस्ट अ न्यू एंट्रेंट. मेरा एक ही सीए इंटर का बैच कंप्लीट हुआ था, हालांकि वो बैच इतना अच्छे से कंप्लीट हुआ था लाइक the response of the students was so good after the completion of the batch. When I rolled out the feedback form, जब मैंने बच्चों से feedback पढ़ा तो I was so surprised कि बच्चों को इतना अच्छा लगा एंड सबसे ज्यादा जो चेरी ऑन केक बोलते हैं ना, that was guys I like to share. one person, मैं अपना जो सीए इंटर ऑडिट का बैच था वो मैंने YouTube पे फ्री लिया था एंड यू नो देयर वाज दिस स्टूडेंट वाज वाचिंग द वीडियो. आप देखो YouTube पे फ्री होता है तो यू नेवर हैव अ ट्रैक कौन आपके लेक्चर्स देख रहा है क्या है वगैरह. बट देन सरप्राइजिंगली मैंने सितंबर अटेम्प्ट के बाद ये एक वीडियो डाला था जनरली बच्चों के लिए, तो उसके नीचे ना मुझे ये एक 3-4 दिन पहले ना एक कमेंट आया, राइट. जस्ट रीड आउट दिस कमेंट. A girl texted me saying that she watched my audit lectures and she was able to score 55 marks in September 25 attempt. For me, this was the sole reason that I decided to go ahead and launch this fast track batch. अब आप बोलोगे कि सर एक बच्चे का कमेंट पढ़ के, क्योंकि अगर मुझे लगता है मैं एक बच्चे को ऑडिट में 55 मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता हूँ ना, तो मैं कल 1000 बच्चों को भी हेल्प कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो कंसिस्टेंटली मैं जो जो बता रहा हूँ, मैं जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैं जो जो चीजें लिखवा रहा हूँ वो लिखे, वो पढ़े, वो समझे. क्योंकि अगर आप उतना भी करोगे ना तो बी रेस्ट अश्योर्ड आप बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो ऑडिट को कैसे क्लियर करना है. अब कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज कि सर व्हाट इज दिस फास्ट ट्रैक बैच फॉर. तो जैसे मैंने बोला सीए इंटर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी बन चुका है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है एंड द सिंपल रीजन इज कि पढ़ाने वाले बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे हैं जिनको ऑडिट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है. अब मेरी बात करूं तो सर आपको क्या एक्सपीरियंस है, तो आई डिड माय आर्टिकलशिप इन बिग फोर इन ऑडिट. साथ ही में मैं आफ्टर दैट आई वर्क इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जहां पे मैंने आई लुक्ड इट फ्रॉम बोथ द पीओवीज. मैंने ऑडिटर के साइड से भी काम करके देखा है, मैंने मैनेजमेंट के साइड से भी ऑडिट हैंडल किया है, मैंने दोनों साइड से देखा है हाउ डज अ ऑडिट लुक लाइक. And because of this practical experience of almost 4 to 5 years, I felt that this is the right time that I should enter into this market because coaching was always my passion. And following that, I entered into this market. 4 months बैक मैंने फर्स्ट बैच अपना सी ए इंटर का स्टार्ट किया था, जो मैंने पूरा यूट्यूब पे लाइव लिया था. इट वेंट रियली गुड, इट हैड अ क्रेजी रिस्पॉन्स. मतलब फॉर, मैं क्यों बोलता हूँ क्रेजी रिस्पॉन्स, क्योंकि गाइज जो एस्टेब्लिश बड़े फैकल्टीज है ना, मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एस्टेब्लिश, मैंने वर्ड यूज किया एस्टेब्लिश, वो बहुत बड़े आज इंडस्ट्री में, राइट. वो यूट्यूब पे लाइव जाते हैं तो उनके पास कम से कम 300-400 बच्चे लाइव देखते हैं उनके वीडियोस. बट फॉर मी, when my first video of audit, when I taught and it went for more than 800 views, for me it was such a big thing because मुझे ऐसे था कि कहीं ना कहीं उन 700-800 बच्चों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया कि उनको लगता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो उनको हेल्प कर रहा है. एंड आफ्टर दैट द रिस्पॉन्सेज दैट आई गॉट, बच्चे कमेंट्स में डाल रहे थे वीडियोस के कि सर, मतलब लिटरली आई गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड ऑल अक्रॉस द कंट्री. वन ऑफ माय स्टूडेंट जो यूट्यूब पे देख रहा था, he is from Jammu and Kashmir. So ये सारा रिस्पॉन्स जब मैंने देखा, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैड वन थिंग इन कॉमन कि सर आपके लेक्चर्स देखने के पहले ना ऑडिट का दिमाग में फियर था, बट आपके लेक्चर्स देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम ऑडिट को लिख के आएंगे, बस बल्कि लिख के नहीं बट इस बार पास होके आएंगे. सो ऑल सेड एंड डन, व्हाई दिस बैच. तो अभी रिसेंटली जब मैंने रिजल्ट्स देखे तो अगेन सबसे ज्यादा कम अगर कोई सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो वो ऑडिट है.
और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं पे भी जाके आपका टाइम वेस्ट करो या आपका मनी वेस्ट करो इन अगेन स्टडिंग ऑडिट फ्रॉम एनी फैकल्टी आउट देयर। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, अब आप अगर आप जनवरी अटेंड दे रहे हो तो आपको अब एक डिटेल बैच के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच की जरूरत है, एंड नॉट द वंस विच आर रिकॉर्डेड इन द पास्ट, बट जो अभी लाइव रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप डेट देख सकते हो 12 नवंबर, आज मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के सारे अपडेट्स के साथ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी लेक्चर्स जो 1 2 3 साल पहले रिकॉर्डेड थे, भले ही ऑडिट में कुछ चेंज ना हुआ हो, बट गाइज यू नो जो टीचिंग पैटर्न होता है वो हर वक्त चेंज होता है बेस्ड ऑन द पेपर पैटर्न। तो आई फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो तुम पढ़ रहे हो वो जितना लेटेस्ट हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो दैट्स व्हाई आई लॉन्च दिस बैच। अब पहली बात, ये बैच पूरी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसमें आपको कोई भी आपको 1 रुपया किसी को पे नहीं करना है। ये जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे एकदम फ्रेश। अभी 15 मिनट पहले टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, सीए ऋषिकेश जाधव सीए इंटर ऑडिट नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे आपको क्वेश्चन बैंक एज वेल एज नोट्स दोनों मिल जाएंगे। ये नोट्स जिसने बनाए मेरे साथ बैठ के, हिज नेम इज पुण्येश जैन, ऑल इंडिया रैंक एट सीए इंटर लेवल। अब वो सीए फाइनल देगा एंड यू नो ही हैज पुट लाइक सम क्रेजी एफर्ट्स इन मेकिंग दिस नोट्स। हर एक चीज को हाईलाइट करना, उसको अंडरलाइन करना, एक रैंकर का जो थॉट प्रोसेस होता है वो उसने पूरे इस नोट्स में डाला है। एंड दैट्स व्हाई आई स्पेल्ड हिज नेम। आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स फॉर मेकिंग 120 पेजेस में भाई ने सारे स्टैंडर्ड्स को समराइज किया है, बहुत बड़ी बात है। तो यू नो हम इसी में से सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे। ऑल सेड एंड डन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस फास्ट ट्रैक बैच। ये 40 to 45 डेज का फास्ट ट्रैक बैच होगा। हर रोज एक लेक्चर अपलोड होगा जिसमें मैं स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड्स कवर करूंगा, उसके बाद हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका आप लिंकिंग कर सकते हो आपके चैप्टर्स के साथ। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको टिप्स देते रहूंगा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही में मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी बैच में आपको पेपर एनालिसिस भी कराऊंगा एंड ऑल द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी टू पास द ऑडिट पेपर। Okay, so now let's start with what we are here for, and that is CA inter audit. तो guys, before starting with this fast track batch, आप कहीं से भी पढ़े हो ना पढ़े हो कुछ भी हो, ये fast track batch अगर 45 डेज का देखते हो ना, तो I can assure you आपका 45-50 मार्क्स तो मिनिमम ऑडिट में आएगा ही आएगा। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, एट अ हायर एंड एग्जाम्शन भी आ सकता है अगर आप थोड़े आपके साइड से भी एफर्ट डालते हो। ठीक है, सो चलो अब ऑडिट को स्टार्ट करते हैं। आप देखो सबसे पहले ना, बिफोर मूविंग टू एनी स्टैंडर्ड और चैप्टर, एक बात डिस्कस करनी बहुत जरूरी है कि सर ऑडिट क्या होता है। ठीक है, अब ऑडिट क्या होता है ना, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्टोरी बनाता हूँ। मुझे बताओ कि आप स्कूल में जब पढ़ते थे, ठीक है, तो स्कूल में आपके जो यूनिट टेस्ट, टर्म एग्जाम वगैरह ये सारे एग्जाम्स होते थे, साथ में कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी। ये सारी चीजों का टीचर्स क्या करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। क्या मेंटेन करते थे, रिकॉर्ड। देखो यार कि टीचर्स के पास वो सारा रजिस्टर रहता था अटेंडेंस का। फिर साथ में जब आपका यूनिट टेस्ट होता था तो टीचर्स ऐसे स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट वाइज मार्क लिख के रखते थे। और ये सब क्यों करते थे साल भर टीचर्स, क्योंकि सर साल के एंड में ना एक हमारा बहुत डरावना दिन आता था जिसको हम बोलते थे ओपन डे या रिजल्ट डे, या आपके स्कूल में आप जो भी बोलते होगे, जो कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता होगा, बट 99% बच्चों के लिए सबसे डरावना दिन, क्योंकि उस दिन मुकाबला होने वाला है पेरेंट्स का, सच्चाई का, और एक ऐसे आदमी का जो हमारी कभी तारीफ नहीं कर सकता, एंड दैट इज योर टीचर। राइट, सो ऑल सेड एंड डन। आपके जैसे मेरे लिए भी वो हमेशा एक डरावना दिन होता था, बिकॉज अब स्कूल में जाएंगे, आप खुलेगा सबके सामने जो भी है कि इसके इतने मार्क्स आए उतने मार्क्स, क्योंकि देखो बीच बाच में तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके घर पे सेटल कर देते थे माहौल, बट फाइनल में कैसे था, पेरेंट्स आएंगे, रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, और टीचर तो जो बजा रही है बजा के चली जाएगी अपनी। तो ऑल सेड एंड डन, वो जो मार्क्स टीचर रिकॉर्ड करके रखते थे गए साल भर में, अगर वो टीचर्स रिकॉर्ड ही नहीं करते थे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, तो क्या वो फाइनल रिपोर्ट बन पाती थी? आंसर इज नो सर, वो मार्क्स रिकॉर्ड करने बहुत जरूरी है। ओके, समझ गए सर। सर अब ये जो रिपोर्ट बनाई है, ये रिपोर्ट की क्या जरूरत थी सर? पूरा उठा के बंडल दे देते थे ना पेरेंट्स को, वो देख लेते थे यूनिट टेस्ट ये वो। नहीं सर, एक समरी बनाना जरूरी है। ये ऐसे पूरा थोड़ी उठा के दे देंगे पेरेंट्स। अगर पूरा उठा के पेरेंट्स को दे देंगे तो कितना क्योस हो जाएगा, इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स, सबके इतने सारे पेपर्स, यूनिट टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के हर एक पेपर, सर मैसअप हो जाएगा। इससे अच्छा सर एक रिपोर्ट कार्ड बना लेते हैं जिसमें हम समरी डालेंगे। क्या डालेंगे? समरी। परफेक्ट। अब ये रिपोर्ट कार्ड लेके क्या टीचर्स प्लेन उड़ाते थे क्या? नहीं सर, ये आपने जो बोला ना डरावना दिन, कौन आता था, किसकी सच्चाई के साथ आज फेस ऑफ होने वाला था? सर हमारे पेरेंट्स।
तो पेरेंट्स आके ये रिपोर्ट कार्ड को देखते थे और रिपोर्ट कार्ड को देख के पेरेंट्स अपने कमेंट्स पास करते थे, राइट। ऑल सेड एंड डन, पेरेंट्स अपना डिसीजन लेते थे कि क्या इस नालायक को स्कूल में पढ़ाना है, क्या इसको यहाँ से निकालना है, इसको मारना है, क्या करना है, या इसको रिजल्ट देके पेड़े बांटने हैं पूरे गली में। ये सारे डिसीजंस पेरेंट लेते थे, वो आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद। अब इसको लिंक करो विद ऑडिट। सबसे पहले ये जो टीचर हर एक मार्क्स को रिकॉर्ड करके रखते थे ना, दैट वाज मैनेजमेंट, कंपनी हर एक कंपनी में होने वाले ट्रांजैक्शंस को क्या करके रख रहा है, रिकॉर्ड करके रख रहा है, राइट। अब ये जो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि सर कुछ एक समरी बन पाए, कुछ एक फाइनल रिपोर्ट बन पाए जिसमें ये पता चले कि बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। सर हमें ये भी पता चले कि बिजनेस के कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। सर ये चार वर्ड्स बोलने के बाद ना हमको कुछ दो स्टेटमेंट्स याद आ रहे हैं। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक होता है सर बैलेंस शीट। सर इन दोनों स्टेटमेंट्स, इन दोनों रिपोर्ट में से हमें कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। परफेक्ट। तो आपका रिपोर्ट कार्ड यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट्स नथिंग बट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द कंपनी। अब आगे बढ़ते, अब ये जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड किसको दिया गया था, आपके पेरेंट्स को, वैसे ही सिमिलर फैशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड आपके नेबर को देते हैं क्या, स्कूल वाले बुला के, नहीं, किसको देते हैं, आपके पेरेंट्स को। क्यों, क्योंकि सर नेबर रिपोर्ट कार्ड देख के थोड़ी डिसीजन लेगा, डिसीजन तो हमारे पेरेंट्स लेंगे। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, ये किसको दिया जाता है, उनको जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हो। अब सर कौन होते हैं ये इंटरेस्टेड लोग, इनको हम बोलते हैं इन द टेक्निकल लैंग्वेज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर यूजर्स में देखो दो कैटेगरीज है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। वापिस लिंक इट विथ योर रियल लाइफ। सर हमारे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, कजिन वगैरह, मेरे दादा दादी जो घर में रहते हैं, दोज आर द इंटरनल यूजर्स। कंपनी के केस में कंपनी के अंदर कौन कौन होता है, सीएफओ, सीईओ, मैनेजमेंट, साथ ही में सर एम्प्लॉइज, ये सारे कंपनी के क्या हो गए, इंटरनल यूजर्स। सर इनको भी तो इंटरेस्ट है ना कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने में। मैनेजमेंट जानना चाहता है कि हमने जो इतना मेहनत करके जो काम किया है उसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। एम्प्लॉय जानना चाहते हैं कि ये जो हमें चिंदी की जैसे सैलरी दे रहे हैं, क्या सच में कंपनी लॉस में इसलिए इतनी सी सैलरी मिल रही है, या बस हमको बोलने के लिए बोल रहे हैं कि इस बार लॉस में इसलिए बोनस नहीं मिलेगा, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है। Everyone in the company wants to know that what is the financial position of the company, क्योंकि भाई वहां पे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो पता रहना जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं वो लोग जो कंपनी के बाहर है बट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कंपनी में रखते हैं। अब आपके रियल लाइफ में लिंक करो, आपके रिलेटिव्स, आपके बुआ, आपके मामा, आपकी मौसी, ये सारे बन गए एक्सटर्नल यूजर्स। सर इनका वैसे डायरेक्ट तो हमारा कोई रिलेशन नहीं था, बट सर ये इन्फ्लुएंस करते हैं। सर इनके भी डिसीजंस मेरे रिजल्ट्स के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। इनके बच्चों को डालना है या नहीं स्कूल में, कितनी गाली देनी है, कितने पापा के कान भरने हैं, कितने मम्मी के कान भरने हैं, ये सारी चीजें ना ये एक्सटर्नल लोग करते हैं। अब थोड़ा स्टोरी से बाहर आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। एक्सटर्नल यूजर्स कंपनी के केस में होते हैं सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके अराउंड पूरा ऑडिट सब्जेक्ट अपना रिवॉल्व होने वाला है, एंड दोज आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सर कौन होते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स यानी जिनके पास कंपनी के शेयर है। सर शेयर क्या होता है, कैपिटल का एक फ्रैक्शन, यानी इन शॉर्ट कहना से ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनी को कुछ पैसा दिया है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, जो कैपिटल कंपनी यूज कर रहा है बिजनेस को रन करने के लिए। पर सर हमने 11th और 12th में पढ़ा था कैपिटल तो ओनर देते हैं, हाँ, तो शेयर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं गाइस, ओनर्स, समझा। अब ये शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, साथ ही में कुछ और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, साथ ही में बात करो तो बैंक हो गया जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। सर बैंक को क्या लेना देना कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से, अरे बैंक को लोन देते वक्त बैंक के मतलब बैंक जब आपको मान लो कंपनी बैंक के पास लोन के लिए जा रही है, तो बैंक लोन देने के पहले ये तो देखना चाहेगी ना कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है या नहीं। पता चले ऑलरेडी पूरी कंपनी डूब रही है और हमसे ऊपर से लोन मांग रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए बैंक को भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना जरूरी है। इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स को क्यों देखना है, ताकि जिस कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी सही से उन पैसों का इस्तेमाल कर रही है या नहीं, कंपनी में कुछ फ्रॉड वॉड तो नहीं हो रहा ना, क्यों, क्योंकि हमारे मेहनत का पैसा उस कंपनी में है यार। ओके, आगे बात करते हैं कस्टमर्स। क्यों सर, कस्टमर्स को क्या लेना देना, देखो अब छोटे मोटे आपके और मेरे जैसे कस्टमर छोड़ दो, बट इमेजिन करो एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स टायर परचेस करता है एक XYZ कंपनी से,
अब अगर वो XYZ कंपनी की बात करें, XYZ कंपनी के लिए टाटा मोटर्स क्या बन गया है? कस्टमर, क्योंकि टाटा मोटर्स उनसे क्या परचेस कर रहा है? टायर। अब टाटा मोटर्स ऐसा है कि आपने जैसे दुकान से जाके आज एक टायर लेके आ गए, मतलब टायर का नहीं, आप जैसे आप दुकान से जाके आज 1 किलो कुछ लेके आ गए, मैदा वगैरह, फिर 2-4 दिन बाद और लगा तो वापस जाके दूसरे दुकान से लेके आए। तो टाटा मोटर्स ऐसे है क्या, आज 4 टायर उधर से खरीद लिए, कल जरूरत पड़े तो 5 टायर इधर से नहीं सर, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, और वो भी सर लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता होगा। श्योरिटी चाहिए ना, हर दिन मुझे 5,000 टायर चाहिए। तो सर बड़ी कंपनी, साथ में सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सर भरोसा चाहिए कि ये कंपनी सही से चल रही है या नहीं चल रही है। ये भरोसा चाहिए कि ये कंपनी हमें इतने लॉन्ग टर्म के लिए ये क्वांटिटी और ये क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई कर पाएगी। और ये भरोसा कैसे मिलेगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। अगर कंपनी के पास कैश नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ये रिलायबल नहीं है। 2 महीने बाद अगर कंपनी बंद पड़ गई तो अपना भी बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। सप्लायर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्रेडिट पे आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो आप इनका पैसा नहीं लौटा पाओगे, तो उनके लिए भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑल सेड एंड डन, ये 4-5-6 लोग हैं जिनको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं सर, ठीक है ना, तो कंपनी, अब देखो, कंपनी अकाउंटिंग करेगा, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, ये सारा उठा के इन लोगों को एक रिपोर्ट फॉर्म में बना के दे देगा, बैलेंस शीट और पीएनएल बना के। सर क्या प्रॉब्लम है? ऑडिट इधर बीच में कहां से आ गया? शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक नाम है उस आदमी का जो ये कंपनी को चलाता है, जिनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सर ये सारे टॉप लेवल के लोग बैठे हैं जो की डिसीजंस लेते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। मैनेजमेंट समटाइम्स इज डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स ने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया होता है, मैनेजमेंट कंपनी को चलाता है। बिजनेस कौन चलाता है? मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल, मेरे पास रिलायंस का मान लो शेयर है, मैं शेयर होल्डर हूं, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, वो रिलायंस का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अब मुझे एज ए शेयर होल्डर क्या डर है? यार मेरे अपने मेहनत के पैसे मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए, अगर इन लोगों ने इस पैसे के साथ कुछ भी गलत किया, या ये पैसे कल डूबे, ये कंपनी कल डूबी, तो इसके साथ साथ मेरे भी पैसे डूबेंगे। तो ये डर के मारे हम हमेशा क्या करेंगे? हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो, अच्छी हो। अब मैनेजमेंट के एंगल से सोचो, मैनेजमेंट को चाहिए पैसा, बिकॉज बिना कैपिटल के तो बिजनेस रन नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टर से पैसा मांगने के लिए प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा। अब सर प्रॉफिट अगर मान लो अच्छा ज्यादा है, एक्चुअल में ज्यादा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इमेजिन करो सिचुएशन जहां पे प्रॉफिट कम है, बट कंपनी चाहती है कि, अगर कंपनी को पता है अगर ये प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को दिखाए ना तो कोई भी हमें पैसा नहीं देगा, तो सर हमें प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। अब ये मैनेजमेंट ने अगर कुछ गफला करके, फ्रॉड करके प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया, और अगर बीच में कोई आदमी नहीं है जो ये रिपोर्ट को चेक कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स तो बेचारे क्या करेंगे इस पे? आप कल मान लो मेरे को रिलायंस का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया होता है और उसमें मेरे को बहुत फैंसी प्रॉफिट दिखता है, मैं और पैसा इन्वेस्ट करूंगा, फिर 6 महीने 1 साल बाद जाके पता चला ये तो पूरा फ्रॉड था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, ऑल द नेम्स, ऑल द थिंग्स दैट आई एम यूजिंग इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ठीक है, कल जाके पता चला कुछ ऐसे गलत है उसमें, वो नंबर्स गलत थे, किसी ने चेक ही नहीं किए थे, मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो ये सारा ना हो, इसके लिए देयर इज अ मिडल मैन हु इज नोन एज अ ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर का रोल बहुत सिंपल है। ऑडिटर का काम इतना ही है, मैनेजमेंट ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उसको चेक करके ये एक रिपोर्ट फॉर्म में बताने का कि क्या उसमें सब कुछ सही है। उसने अपना एक ओपिनियन देना होता है। क्या देना होता है गाइस? ओपिनियन देना होता है। ठीक है, अब ये ओपिनियन देने से, एक ऑडिट रिपोर्ट देने से क्या होगा सर? ये जो यूजर्स है ना, इनका भरोसा बढ़ जाएगा, राइट। पहले मान लो, आप देखो दूसरा स्टेक होल्डर की बात करते हैं, बैंक की। कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी को पता है भाई अपना ये वाला बैलेंस शीट और पीएनएल देख के तो कोई बैंक अपने को लोन नहीं देगा। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया सारे नंबर्स को बढ़ाने का, फ्रॉड किया। अब मैनेजमेंट ने सारे नंबर्स बढ़ाए, बैंक के पास गए। अब अगर कोई चेक करने वाला ही नहीं है, बैंक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, आप बोलोगे सर बैंक आके क्यों नहीं चेक करता? बैंक को क्या इतना ही काम है हर एक आदमी के घर पे जाके पूरे साल के ट्रांजेक्शन चेक करते बैठो? कंपनी में एक दिन में मैंने, अगर आप देखोगे ना तो लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई आके एक दिन में 2 दिन में सब कुछ चेक करके जाए। तो सर बैंक तो बेचारा रिलाई कर रहा था कि हाँ यार अभी इन्होंने दिखाया तो होगा ऐसे, तो लोन दे देता था। प्रॉब्लम क्या होता था? फिर आगे जाके फ्रॉड निकल के आता था, बैंक के भी पैसे डूब गए, कंपनी भी डूब गई, सब लोग ये एक साथ, फिर शेयर होल्डर्स डूब गए, गवर्नमेंट को नुकसान, इकोनॉमी को नुकसान। ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए एक ऑडिटर को बीच में बिठाया और उसको क्या बोला, सुन ना तू ज्यादा कुछ मत कर,
तू बस क्या कर, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ये यूजर्स को दे रहे उसको तू चेक कर, और उसको चेक करके अपना एक ओपिनियन दे कि क्या ये सही है गलत है, कितना सही है कितना गलत है, क्या इस पे लोगों रिलाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये तो उस पर बेसिक अपना रिपोर्ट दे दे। अब ये रिपोर्ट देने की वजह से क्या होगा यार, और एक ओपिनियन फॉर्म करने की वजह से क्या होगा, अब जो यूजर्स है ना उनका भरोसा बढ़ गया, उनका ट्रस्ट बढ़ गया, बिकॉज अब उनको पता है कि मैनेजमेंट ने भले ही कुछ भी लिखा हो बट उसको एक आदमी ने चेक किया। बट सर अगर ये आदमी मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ है, अगर ये कंपनी का ही आदमी है, अगर सर ये कंपनी से कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, अगर मान लो सर ये कंपनी की एक रिलेटेड पार्टी है, फिर तो सर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फिर अपना ओपिनियन और रिपोर्ट गलत भी दे सकता है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स वेयर द वर्ड इंडिपेंडेंट कम्स इनटू द पिक्चर। सर ये जो चेक करने वाला आदमी है ना, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसका कंपनी से और कोई भी शेयर होल्डर से, दोनों तरफ किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। ना वो कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए, ना वो कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, ना कंपनी उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रही है, ना वो कोई वहां पे डायरेक्टर या मैनेजर किसी के साथ रिलेशन में, मान लो ना उसके वाइफ उसके बेटे वो खुद वगैरह कोई भी तरीके से कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं है। डिटेल में आगे देखेंगे। साथ ही में इस तरफ यूजर्स के साथ भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सर कोई भी तरफ अगर उसका कोई भी रिलेशन है ना, तो उसका डिसीजन मेकिंग, उसका ओपिनियन बायस्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? बायस्ड। और फिर सर अगर उसने अगर ओपिनियन बायस दे दिया ना, फिर तो ऑडिट का पर्पस ही खत्म। सर ऑडिट कर ही रहे थे इसलिए कि कुछ गलत होगा तो मिल जाए, बट अगर ये जो आदमी है ये अगर रिलेटेड पार्टी है, तो ये तो सर कुछ गलत होगा तो भी कुछ ना कुछ करके छुपा देगा उन लोगों के साथ मिलके। तो नहीं सर, ये होना चाहिए इंडिपेंडेंट। नाउ आई फील you are in a very good position to understand the definition of audit. उसके पहले एक छोटा सा और एक चीज एग्जांपल लेता हूँ। आपके यहाँ पे कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई टेंपल ट्रस्ट का इमेजिन करो। पुणे में रहता हूँ तो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट की बात करते हैं। अब एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, मुंबई वाले लाल बाग का राजा, हर एक अपने अपने जगह पे इमेजिन करो बड़े कोई मतलब ट्रस्ट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनको भी तो सर बहुत सारा पैसा मिलता है, इनको भी तो सर डोनेशंस वगैरह मिलते हैं सर, इनके भी यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होते रहता है। तो सर क्या इनका भी ऑडिट होना जरूरी है? सर इनका तो सबसे ज्यादा जरूरी ऑडिट होना। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो लोग ट्रस्ट करके पैसा डाल रहे हैं चैरिटी में कि ये पैसा टेंपल के लिए यूज होगा, इसके लिए यूज होगा, उसके लिए। अगर सर ये पैसा सही से यूज नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहने से ऑडिट बस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस का नहीं सर, सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। व्हाट डिड आई से? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हाँ सर, अभी तो आपने समझाया एग्जामिनेशन तो करना चाहिए, बट सर इंडिपेंडेंट आदमी ने करना चाहिए। किसने करना चाहिए? इंडिपेंडेंट। इसलिए क्या बोला गया? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? सर किसका कर रहे थे एग्जामिनेशन? ऑडिटर को क्या चेक करने के लिए बोला था? सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने के लिए बोली थी। किसकी? सर एंटिटी की। किसकी? जो भी एंटिटी का ऑडिट किया जा रहा है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक आदमी ने इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना, मतलब ही क्या होता है? ऑडिट। सर एग्जामिन क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इंडिपेंडेंट एग्जामिन कर रहे हैं? टू सी वेदर, अच्छा उसके पहले अभी हमने जैसे देखा वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। सर ये एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है या नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों किया जा रहा है एग्जामिनेशन? The examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. तो सर अब ये डेफिनेशन को थोड़ा आग बंद कर लो सब लोग। अब मैं बोल रहा हूं, सब लोग मेरे पीछे माइंड में थोड़ा रिपीट करो। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ एन एंटिटी। सर बस प्रॉफिट ओरिएंटेड का नहीं, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। सर बस बड़े बिजनेसेस का नहीं सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। सर बस कंपनी का नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। यानी सर an audit is an independent examination of what? Financial information of whom? Of an entity, whether profit oriented or not, and next क्या था? irrespective of its size or legal form. अब ये ऑडिट क्यों कर रहे हैं? The examination is conducted with an view of expressing an opinion. समझा? तो ये था गाइस आपका ऑडिट का डेफिनेशन। अब गाइस थोड़ा फास्ट ट्रैक है तो थोड़ा अपने को फर्स्ट लेक्चर जो है ना ये बेसिक्स के अराउंड थोड़ा खेलना पड़ेगा, बिकॉज सीधा मैं अगर स्टैंडर्ड्स वगैरह से स्टार्ट करूंगा ना, नो डाउट आपका एग्जाम के लिए तो हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कि यू गाइस स्टिल हैव सम क्वेश्चंस अनआंसर्ड इन योर माइंड। सो आज का लेक्चर
35-40 मिनट्स का ही होगा, बट जहाँ पे मैं बेसिक्स कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अपना स्टैंडर्ड्स के ऊपर, एंड डोंट वरी गाइस 40 डेज में अपना ऑडिट बहुत अच्छे से होने वाला है। ओके सर, ऑडिट की डेफिनेशन तो समझ गए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, कुछ कीवर्ड्स को याद रखते हैं सर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। और सर क्यों कर रही है, विद एन व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, परफेक्ट। अब सर थोड़ा ये बताओगे क्या, हमने बहुत सुना ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है, क्यों होता है सर ये? तो मैं इसका एग्जांपल क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से हमेशा एक छोटे एग्जांपल देता हूँ, जिसको बच्चे को मतलब आराम से समझ में आता है। मान लो आप 4 लोग हो और आप 4 लोग सीए बन चुके हो, ठीक है। नाउ ऑल 4 ऑफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके सॉरी, या सो मान लो आप 4 लोग सीए बन गए, आप बहुत एक्साइटेड हो, आपने खुद का अपना फर्म स्टार्ट कर दिया ऑफ यू नो प्रैक्टिस आपने स्टार्ट कर ली, चारों ने अपना साइड साइड में ऑफिस डाल के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अब मान लो आपके डोर पे एक बिजनेसमैन आ रहा है, मान लो वो बिजनेसमैन मैं हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले एक सीए के ऑफिस में गया, पर्सन नंबर 1, मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने बोला सर मुझे ना बैंक वालों ने बोला मुझे लोन की जरूरत है, मेरा एक बिजनेस है, छोटा बिजनेस है सर, मैंने कभी कुछ अकाउंटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, तो सर कुछ कच्चा चिट्ठा मेरे पास पूरा एक रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, बट मैंने कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनाए, तो सर क्या आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे सकते हो? गाइस मैं ऑडिट तक नहीं पहुंचा अभी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या आप मुझे अकाउंटिंग करके दे सकते हो? क्योंकि सर मैं एक दूसरे सीए के पास गया था, उसने बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लेके आओ। क्या बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लेके आओ। थोड़ा इस स्टोरी को और थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। सबसे पहले ना उसको बैंक वाले ने बोला कि हम ऐसे लोन नहीं देंगे, यू नीड टू सबमिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी ऑडिटेड। अब मैं हैंग हो गया, मैं बोला यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी ऑडिटेड, वो बोला तुमको कुछ नहीं समझेगा, सीए के पास जाओ वो ऑडिट करवा के दे देगा। तो मैं सीए के ऑफिस में गया, तो वो सीए ने मुझे बोला कि अच्छा बोलो क्या करना है, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मुझे एक लोन लेना है, मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने के लिए बोला है। तो वो बोला लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने बोला वो तो नहीं है मेरे पास। वो बोला कि अरे फिर मैं ऑडिट किसका करूंगा? तो मैं बोला सर वो क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोला सर कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको नहीं आ रहा है तो कोई अकाउंटेंट ढूंढ लो या कोई सीए के पास चले जाओ, वो करके दे देगा। मैं बोला सर आप भी तो सीओ, आप कर लो। वो बोला नहीं, ऑडिट और अकाउंटेंट दोनों सेम नहीं हो सकता सर, ऑडिटर और अकाउंटेंट सेम नहीं हो सकता, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोले आप किसी और सीए से अकाउंटिंग करवा के लेके आओ, मैं ऑडिट करवा के दूंगा, मैं उसको चेक करूंगा। तो मैं थोड़ा उसके पास बैठा, मैं बोला यार मेरे को थोड़ा समझाना ये अकाउंट ऑडिट वगैरह क्या होता है। वो बोला देखो सर, पूरे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना मतलब अकाउंटिंग, और ये जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनी है ना, इसको चेक करना होता है ऑडिटिंग। अब मैंने उनको पूछा कि फिर सर आपको नहीं आता है क्या अकाउंटिंग? तो बोला सर समझने का ट्राई करो, अगर आपके ट्रांजेक्शन्स को मैं ही रिकॉर्ड करूंगा और फिर मैं ही चेक करूंगा, तो सर मैं गलती ढूंढूंगा क्या? सर मैं बोलूंगा क्या ये गलत हुआ है? नहीं बोलूंगा सर। क्यों? क्योंकि मैं अपनी गलती को थोड़ी हाईलाइट करूंगा। सर मैं कब गलतियां ढूंढ पाऊंगा, जब किसी और ने कुछ काम किया होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसानों को दूसरों की गलतियां ढूंढने में बहुत मजा आता है, खुद की गलतियां कभी दिखती नहीं है। तो सर मैंने खुद की गलती की होगी तो मैं तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा नो इश्यूज फाउंड, राइट? तो इससे बेटर ये है सर, आप अकाउंटिंग किसी और से करवाओ, ऑडिटिंग मेरे से करवाओ। हाँ, तब जाके मुझे समझ में आ गया। फिर मैं किसी और सीए के पास गया, फिर मैंने उनको बोला मेरा ये सारा रिकॉर्ड है, मुझे अकाउंटिंग करवा के चाहिए। उन्होंने बोला 3 दिन लगेगा, मुझे लोन में थोड़ी है ना, यू नो आई वाज इन अ रश, मुझे जल्दी चाहिए था। तो मैंने बोला सर कुछ तो जल्दी कर लो ना। वो बोला नहीं सर इतना तो टाइम लगेगा। मैं बोला ठीक है करवा लो। फिर वहां से बाहर निकला, मैंने साइड में देखा यार एक और सीए का ऑफिस है, मैं वापस उनके ऑफिस में गया। फिर वहां पे भी मैंने वापस अपना रिकॉर्ड्स वगैरह दिए, मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे को अकाउंटिंग करके चाहिए। वो बोला ठीक है आपको 1 दिन में मिल जाएगा। मैं बोला परफेक्ट। अब ये 2 लोगों के पास मैंने अकाउंटिंग के लिए अपना क्या दिया है, मैंने अकाउंटिंग के लिए अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिए। साथ ही में जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे को एक और सीए का ऑफिस दिखा, मैं उधर अंदर घुस गया। मैं बोला देखो अपने को कैसे, अपन कस्टमर है, बार्गेनिंग। पहले सीए ने मेरे को मान लो 50,000 ऑडिट की फीस बताई थी, तो मैं दूसरे के केबिन में घुस गया। अब वहां पे मैंने वापस सेम स्टोरी बताई, वो बोला ठीक है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो, मैं ऑडिट करवा के दूंगा। मैं बोला फी कितना? वो बोला सर 40,000। मैं बोला ठीक है कब हो जाएगा? बोले सर 2 दिन में ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दोगे 2 दिन में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, 2 दिन में मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा। मतलब परफेक्ट।
अब मैं वहां से भाग गया। ये 4 सीए समझाना स्टोरी, 2 के पास मैंने अकाउंटिंग के लिए दिया है और 2 के साथ मैं ऑडिटिंग के लिए बात करके आया। अब आफ्टर 2-3 डेज मान लो मुझे दोनों सीएस के फोन आए जो अकाउंटिंग कर रहे थे, उन्होंने बुलाया अपने ऑफिस में। मैं पहले वाले के ऑफिस में गया, वो एकदम खड़े होकर दरवाजे पे आए, एकदम मेरे को हक वगैरह करके बोला, अरे सर क्या बिजनेस रन कर रहे हो, क्या बात है। बोले सर 40% प्रॉफिट। सर इतना तो मैंने अपने जिंदगी में कोई बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमाते हुए नहीं देखा। क्या बिजनेस चला रहा है, मजा आ गया पूरा बिजनेस। मैं बोला यार थैंक यू यार, मैं भी खुश हो गया थोड़ा। बोला सर रेडी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला हाँ सर पूरे रेडी है, ये ले लो सर, आप ऑडिट करवा लो, काम डन है। मैं बोला ओके सर थैंक यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए, अपना उनका फी वगैरह दे दिया, बाहर आ गए। अब साइड वाले को भी तो काम दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मैं जैसे अंदर गया, वो सीए ऐसे सर को हाथ लगा के बैठा। मैं बोला कि यार भाई मतलब क्या हुआ सर, कुछ स्ट्रेस वगैरह। बोले सर क्या बिजनेस रन कर रहे हो, क्यों चला रहे हो। मैं बोला क्या हुआ, अभी तो साइड में एकदम मतलब अभी बस हार पहनाना बाकी था, आप तो ये मतलब परेशान हो। मैं बोला क्या हुआ सर। बोले सर इतना लॉस, इतने लॉस में बिजनेस कोई चलाता है क्या। साला अभी तो साइड के एक सीए ने मुझे बोला कि प्रॉफिट हुआ है, अब ये क्या बोल रहे हैं लॉस हुआ है। मैं खुद कंफ्यूज, मेरा तो सीए डिग्री से विश्वास ही उड़ गया। मैं बोला यार अभी तो साइड वाले बोले प्रॉफिट हुआ है, बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानता, देखो मैंने भी सारा अकाउंटिंग किया, बोले लॉस हुआ है। यार मैं बोला ये तो गजब बात है। फिर मैं दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके बाहर आ गया। अब मैं ऑडिट करने के लिए, मैंने ऑडिट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए वापस। दो सीएस के पास था, ऑडिट की बात हुई थी, दोनों के पास मैंने ऑडिट के लिए दोनों सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए। ठीक है, अब सबसे पहले अकाउंटिंग की बात करते हैं। गाइस जब दो दो सीए सेम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे, तो कहने से सीए फ्रेटर्निटी या अकाउंटिंग पे से विश्वास उठ जाएगा बाहर के लोगों का। यस सर। और इसी के लिए अकाउंटिंग स्ट्रीमलाइन हो, एक ट्रांजैक्शन को कोई भी सीईओ कोई भी अकाउंटेंट हो एक ही तरीके से रिकॉर्ड करे, ये गाइड करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिनका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो। राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको गाइड किया जाता है कौन सी चीज को कैसे रिकॉर्ड करना है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट। अगर अगर मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन दोनों ने फॉलो किए होते, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, तो दोनों के रिपोर्ट सेम ही आते। बट क्या हुआ, इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों का जो फाइनल आंसर था वो अलग आया। अब बात करते हैं ऑडिट की। अब ऑडिट भी हो गया, 2 दिन बाद फोन आ गया दोनों का। अब वापिस एक के पास में अंदर गया, वो बोला कि सर किससे ऑडिट करवाई आप, अपने किससे अकाउंटिंग करवाई। मैं बोला सर ये एक थे सीए। बोला सर घटिया अकाउंटिंग। बोले मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, अपने रिपोर्ट में लिख के दे रहा हूँ सबसे खराब। बोले आपको लोन ही नहीं मिलना चाहिए सर, क्या करके रखा है सर, सारे नंबर्स गलत है, कुछ मैच नहीं हो रहा है। मैं तो भाई फट गई। मैं बोले सर यार तो मेरी तो गलती नहीं थी सर। बोलता है सर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन किया है, सर आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पे डाली है वो सारी गलत है। तो मैं बोला यार अब क्या कर सकते हैं, अब तो ठीक है। मैं सुन के ये उनका एक ऑडिट रिपोर्ट लेके बाहर आ गया। मैं साइड वाले के पास गया, वो एकदम खुश होके बोले सर कहाँ पे काम दिया। बोले क्या अकाउंटिंग किया। बोले सर एकदम जबरदस्त। मैं बोला सर अभी तो साइड में वो बोल रहा है ऑडिट करते वक्त मैंने बहुत गंदा रिपोर्ट, आपने तो पूरा एक क्लीन रिपोर्ट दिया जिसमें आपने लिखा है एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। बोले सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्यों। बोला सर वो साइड वाले से ये का पता नहीं सर, ये ऐसे ही होता है, ऑडिट तो ऐसे किया जाता है सर, ये चेक करते वो चेक, उसने क्या चेक किया पता नहीं वगैरह। तो दो दो सीए दो अलग अलग अगर ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे सेम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के, तो कहने से ऑडिट पे से भी विश्वास उठ जाएगा। और ये ना हो इसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग निकाले गए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको गाइड करते हैं कोई चीज का ऑडिट कैसे करना चाहिए, एक टिपिकल ऑडिट कैसे होना चाहिए। इन शॉर्ट ये आपके बड़े भाई है जो आपको बताएंगे, जो आपको गाइड करेंगे। जहां जहां पे आप स्टक हो गए, आप स्टैंडर्ड्स को खोलो, आपको जरूर वहां पे आपका जवाब मिलेगा। और अगर आप सारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके ऑडिट करते हो, आपका ऑडिट कभी भी गलत नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट। दैट्स व्हाट स्टैंडर्ड्स आर मेंट फॉर। सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है ये आपको आई होप अभी समझा होगा। साथ ही में कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल भी होते हैं, जहां पे हम SQC 1 वगैरह पढ़ने वाले हैं। वो क्या होता है आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होता है, वो क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। इन शॉर्ट बस ये समझ लो स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने को गाइड करने के लिए कि कोई चीज को कैसे मतलब करना चाहिए। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोले तो अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोले तो ऑडिट कैसे करना चाहिए, फिर अगर क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स बोले तो कैसे ऑडिट में क्वालिटी इंश्योर करना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स वहां पे दिए गए। तो ये होते हैं सारे स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑल सेड एंड डन गाइस। अब आई फील मैंने आपको कुछ चीजें बिट्स एंड पीसेस में समझाई है। सबसे पहले ऑडिट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, वो मैंने आपको समझाया। यूजर्स कौन होते हैं वो मैंने आपको समझाया। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको आज के लेक्चर में समझाया। अब और कुछ इसमें मुझे
नहीं लगता कि बेसिक कुछ समझाने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको अभी एक ऑडिट रिपोर्ट बस दिखाने वाला हूँ कि कैसे दिखता है। फिर कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे विद ऐसे 200, जहाँ पे हम हर एक ऐसे को टच बेस करेंगे, अच्छे से पूरा रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो नाउ आर यू गाइज रेडी फॉर वाचिंग और लुकिंग एट वन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स? ठीक है, चलो। मैंने टाटा मोटर्स का ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड किया है। सर क्यों टाटा मोटर्स का? मुझे प्यार है इस कंपनी से। ठीक है, आपको नहीं होगा, किसी और कंपनी का डाउनलोड कर लो। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है देखो गाइस, इंडिपेंडेंट। क्या लिखा है गाइस? इंडिपेंडेंट। सर ये तो ऑडिट के डेफिनेशन में अभी हमने पढ़ा। एग्जैक्टली, क्योंकि कंपलसरीली ऑडिट जो होता है वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। सर साथ ही में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। तो देखते हैं क्या इन्होंने ओपिनियन एक्सप्रेस किया। हाँ सर, रिपोर्ट की स्टार्ट ही कहां से हुई है? ओपिनियन से। ठीक है सर, हमने पढ़ा था कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, ये किसके लिए होता है सर? शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए होता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को कॉर्पोरेट में बोला जाता है मेंबर्स। क्या बोला जाता है? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू द मेंबर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। किसको दी जा रही है ये ऑडिट रिपोर्ट? सर ये ऑडिट रिपोर्ट दी जा रही है मेंबर्स को, यानी शेयर होल्डर्स को। यानी इन शॉर्ट कोई एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है जिसने टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके अपना एक ओपिनियन इसमें दिया है। ये ओपिनियन किसके लिए दिया है उसने? सारे मेंबर्स के लिए। ठीक है, अब कंटेंट क्या होता है वगैरह वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं कुछ एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो अभी आपके लिए थोड़ा जरूरी है, जो आपको थोड़ा एक ओवरऑल पिक्चर देगा। हाँ, चलो लास्ट में क्या आया है देखो, एक फर्म का नाम जिन्होंने ये ऑडिट किया है, साथ में देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज इन इंडिया राइट नाउ ओनली सीएस आर अलाउड टू डू ऑडिट। हम आगे पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है। साथ ही में देखो उनके फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का नाम, जिस पार्टनर ने ये ऑडिट एंगेजमेंट किया है। फिर देखो आजकल अभी फिजिकल साइनिंग नहीं होता है, डिजिटल साइनिंग होता है। तो यहाँ पे उनका सारा ये आईसीआई यूडीन वगैरह जनरेट करके ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑल सेड एंड डन। देखो अब तक आपको ऑडिट वगैरह आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको सब कुछ समझा होगा। आज आई होप आपको बस कुछ बेसिक चीजें समझी होगी। वही पर्पस था आज के ये लेक्चर का फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। अब कल से हम एक्चुअल ऑडिट में घुसेंगे, जहां पे हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कवर करेंगे। विल स्टार्ट विद ऐसे 200 एंड लाइकवाइज विल मूव अहेड। गाइस वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये 40-45 डेज ना पेशेंस के साथ 1-1.5 घंटा ये लेक्चर को अच्छे से देखो, साथ में अपने नोट्स बनाते रहो। ये नोट्स को जैसे मैंने बोला, मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं कंटेंट डालते रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो वहाँ पे मैं डालना स्टार्ट करूंगा। एट द सेम टाइम गाइस, प्लीज मेक श्योर जनवरी अटेम्प्ट, या जो लोग मैं अटेम्प्ट देने वाले, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे आपको अटेम्प्ट लगा है तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। यानी इसके बाद आई वांट ईच वन ऑफ यू टू फेस सीए फाइनल एंड नॉट सीए इंटर अगेन। ठीक है, ये दिमाग में रख के ये फास्ट ट्रैक बैच को अटेंड करना। मेरे पे पूरा ट्रस्ट रखो। अगर मैं एक बच्चे को 22 लेक्चर्स में ऑडिट में 55 मार्क्स दिला सकता हूँ, तो मैं ये अश्योरिटी देता हूँ कि 40-45 लेक्चर्स में मैं आपका ऑडिट पूरे तरीके से अच्छे से कवर करवा लूँगा। बस इंपॉर्टेंट है आप लोग मेरे पे ट्रस्ट रखो, साथ में ये लेक्चर्स देखते रहो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो ऑडिट में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स उनको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, subscribe to my YouTube channel guys. I'm very new into this industry. It will take some time for you guys to accommodate me. साथ ही में इंडस्ट्री में नाम बनने में टाइम लगेगा, बट मैं उस मेहनत के लिए रेडी हूँ। बस चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट करना, साथ ही में लेक्चर्स को देखते रहना। Thanks once again. See you all in the next lecture, which will be uploaded tomorrow, where I'll discuss essay 200. Thank you guys.